नमस्कार, मैं नमस्ते मैम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड से डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे हमारे आज के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन और स्टिक्टिंग मैत्री फ्रेंड्सchaft फॉर इदरेन दोस्ती का हाथ सबके साथ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए लेखक के साथ। और आज हम उनसे सुनेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी। इस बार हमारे साथ जो जुड़े हैं वो भारत के निवासी शिक्षक संपादक शिक्षाविद समाज सेवी एवं पर्यावरण संरक्षण में समर्पित डॉक्टर विजय पाटिल जी हैं, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आपकी 50 से अधिक स्वतंत्र पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। संपादित 50 पुस्तक। से अधिक संपादित पुस्तकें हैं, 5 मौलिक पुस्तकें हैं। उसके द्वारा आपके द्वारा 60 से अधिक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शोध पत्र आलेख आपके प्रस्तुत हो चुके हैं। पीयर रिव्यू जर्नल शोध पत्रिका बी आर आधार श्री शोध मंत्र वाद संवाद समय मीमांसा जैसी प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में आप संपादन का कार्य कर चुके हैं। और भी आपका साहित्यिक परिचय भी बहुत लंबा है। बहुत सारे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे दर्शक आपसे ही सुनेंगे आपकी कहानी। तो मंच पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आज इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि सर मैंने आपका परिचय पढ़ा, परिचय तो बहुत लंबा था। अगर मैं मतलब पूरा प्रोग्राम परिचय पढ़ती तो शायद पूरा प्रोग्राम ही निकल जाता। लेकिन हमारे दर्शकों के मन में हमारे जो भी अतिथि आते हैं और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी जुड़ गए हैं। आदरणीय सर, आपका भी स्वागत है। जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं, जब भी हमारे मंच पर अतिथि आते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आपका लेखन कार्य किस तरह शुरू हुआ, आपके प्रेरणा स्रोत क्या रहे, या कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण आपने लिखना शुरू किया। आपका सृजन संसार उस सही समय कहते बेटा। उससे प्रेरित होकर शुरू हुआ। सर, मंच आपका है। जी मैम, धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर विजय पाटिल, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है बड़वानी, जो हमारा ट्राइबल एरिया है। वहाँ पे मैं एक छोटे से ग्राम में निवास करता हूँ। मुझे साहित्य की प्रेरणा जो है, हमारे जो गुरुदेव थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक रहे हैं। मैं उनका साहित्य पढ़ता था और वर्ष 2009 में मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने उनकी जो पत्रिकाएं अखंड ज्योति नियमित रूप से मैं उनका अध्ययन करता था। उसी से मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं साहित्य के क्षेत्र में अपना कार्य करते गया। छोटी सी सेवाएं दे रहा हूँ अभी वर्तमान में। तो मैं अपने संपादन, अपने लेखन के लिए अपने गुरुदेव को दूंगा पूरा श्रेय। जी मैम। बहुत सुंदर सर, आपकी प्रेरणा स्रोत आपके गुरुदेव रहे, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। बहुत सुंदर कहा आपने। आपके संपादन में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और जहाँ तक मैंने देखा कि हर पुस्तक का विषय जो है एक दूसरे से भिन्न है। तो इन पुस्तकों का जो विषय होता है उसका चयन आप किस प्रकार करते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। पुस्तकों का चयन, बहुत सारी पुस्तकों का चयन तो हमारे प्रकाशक महोदय और हमारी सहमति से होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम जो देखते हैं कि वर्तमान समाज में, देश में और हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, उसको विषय बना के हम लोग फिर उस पुस्तक का संचालन संपादन करते हैं। जैसे हमारी एक पुस्तक थी मृत्यु भोज। हमने देखा कि मृत्यु भोज जो है एक सामाजिक परंपरा तो है ही, लेकिन साथ में एक जश्न के रूप में उसको हम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है।
तो हमने हमारे प्रकाशक जी से बात करी कि सर हम इस पे एक पुस्तक लिखेंगे मृत्यु भोज पे। तो हमने उस मृत्यु भोज पे भी एक पुस्तक लिखी और काफ़ी अच्छी रही, बहुत लोकप्रिय भी हुई मृत्यु भोज पुस्तक। तो ऐसे हम लोग जो है अलग-अलग विषयों पर जो समाज में घटित होते हैं, देश में जो नए-नए घटनाएँ होती रहती है, उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श कर उस पे पुस्तक का हम लोग संपादन करते हैं। तो सर ये जो पुस्तक थी मृत्यु भोज, ये बहुत ही रुचिकर विषय है और नया भी है। तो इस पुस्तक में सिर्फ कहानियाँ थी या लेख भी थे? हाँ, इसमें मैम हमने कुछ काव्य संग्रह भी है और आलेख दोनों है इसमें। तो कविताएँ भी लिखी गई है और साथ ही इसमें आलेख भी दिया है कि भई मृत्यु भोज तो एक सामाजिक परंपरा थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखा जाए तो एक परंपरा के रूप में उसको हमारे पूर्वजों ने बना के रखा था। लेकिन आज हमने जो उसका एक विकृत रूप कर दिया है कि भई मृत्यु भोज को मृत्यु भोज ना करते हुए उसे एक जश्न के रूप में हमने वो कर दिया है। तो वो चीज़ों पे हमने एक ध्यान आकर्षित किया है जनमानस का और हमारे जो नियमित पाठक है उनका, कि मृत्यु भोज होना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन मृत्यु भोज हमारी सामाजिक परंपरा के अनुसार यदि किया जाए, तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल सही विषय चुना सर आपने, क्योंकि वर्तमान में देखने में भी आ रहा है कि जितनी भी हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, बिट्टू। उसको वर्तमान पीढ़ी ने इस तरह से आधुनिकता में ढाल दिया है कि वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं। बहुत ही मृत्यु भोज। महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया मृत्यु भोज पर। अभी अभी आपने मृत्यु कहा भोज की कि किताब ला दे। कविताएं भी इसमें थी। तो सर क्या आपने भी कविताएं लिखी हैं? कविता संग्रह आपके भी आए हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी मैम, मेरा एक सबसे जो था प्रथम काव्य संग्रह था वीणा की गूंज, जो अरे वाह! मेरा स्वयं का था। जी मैम, स्वयं का था मेरा वो वीणा की गूंज। 2023 में वो प्रकाशित हुआ था। वैसे मैं 2009 से ही साहित्य क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन प्रकाशन के क्षेत्र में थोड़ा मैं विलंब से आया हूँ। और इसकी प्रेरणा मुझे हमारी छोटी बिटिया से भी मिली थी, जो हमेशा कहा करती थी कि पापा आप इतना लिखते हो लेकिन प्रकाशित नहीं करवाते। तो उनके थोड़े छोटी बिटिया के इस पे कहने पे हम लोगों ने फिर 21-22 से वो इस क्षेत्र में हमने प्रवेश किया और हम लोगों ने फिर वो प्रकाशित भी बहुत सारी बुकें करी और विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ते गए। बहुत वो सुंदर सर। हमारा सबसे इसका रहा कि हमें साहित्य के क्षेत्र में अधिक रूप से सक्रिय रूप से करने में विश्व हिंदी परिषद का बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ, आदरणीय विपिन कुमार जी का, जिन्होंने एक बड़ा मंच हमको दिया और उस मंच के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के लिए इतना कार्य कर पा रहे हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। और साथ ही हमारे जो साथ में हमारे जो पब्लिकेशन जुड़े हुए हैं, जैसे नीलम पब्लिकेशन मुंबई के, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, समय समय पे अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने मुझे बताई और उस विषय पे हमने विचार विमर्श कर हमने उसका प्रकाशन किया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे शुरू से ही सहयोग करते आ रहे हैं, तो मैं उनका भी आभारी रहूँगा। बहुत सुंदर सर, और ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आदरणीय विपिन सर को मेरा भी प्रणाम, और विश्व हिंदी परिषद से आपके संपर्क से मेरा भी संपर्क हुआ। इसलिए मुझे भी बहुत बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ जो न सिर्फ हिंदी का संवर्धन कर रही है बल्कि साहित्य का भी संवर्धन करने में लेखकों और शोधार्थियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। बहुत बहुत आभार। सर आपने अभी काव्य संग्रह की बात की, वीणा की गूंज। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए इसमें से कुछ कविताएं पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। काव्य की वीणा की गूंज जो थी वो हमारे प्रथम काव्य संग्रह था, जिसमें हमने अलग अलग विषयों पर कविताओं की रचना की थी, जिसमें प्रकृति और हमारे आध्यात्मिक जो संत थे, आध्यात्मिक जो हमारे पुरुष थे, हमारे जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण थे, और हमारे आज के वर्तमान के जो हमारे जो बड़े नेता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, माननीय इंदिरा गांधी जी है, माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ऐसे हम लोगों ने अलग अलग विषयों पे हमने वो कविता उसमें लिखी है। तो मैं एक थोड़ी 4 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा।
भगवान श्री राम के ऊपर एक 4 लाइन सुनाना चाहूँगा कि राजा अवध के राजा हिंद के अवतार, हम लोग उनको हिंद का अवतार मानते हैं कि वो हिंद के राजा है, हिंद के अवतार है। अवध के राजा हिंद के अवतार, वैदिक सनातन धर्म की आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम सिया के राम, सर्व सुलभ संजीवन श्री राम। तो हम लोगों ने वो हमारे भगवान श्री राम के प्रति जो हमारी आस्था है उसको हमने इसमें थोड़ा वो किया है कि अवध के राजा हिंद के राम, जनमानस की आस्था तुम में, विश्वास शक्ति भक्ति की साधना, सनातन धर्म प्रवर्तक तुम, चैतन्य शाश्वत प्रभु श्री राम, चैतन्य शाश्वत प्रभु श्री राम। ये हमने हमारे प्रभु के थोड़े उसमें कविताएं लिखी थी। ऐसे अलग अलग उसमें काव्य संग्रह में जो था अलग अलग था, जैसे उसमें भगवान कृष्ण पे भी हमने एक लिखी हुई थी। मैं आप 4 लाइन सुनाना चाहूंगा कि कहते कि भगवान कृष्ण कौन हो आप, ऐसा कुछ बहुत सारे बताते हैं कि भाई आप कौन हो। तो हमने उनको बताना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन हो तुम, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण कौन हो तुम, मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत, अमूल्य बिजावट कुंडल धारण किए, आनंद दुंदुभि नंदन सृष्टि पालन हरिहर, असीम सर्वव्यापी परब्रह्म स्वरूपम, श्री कृष्ण कौन हो तुम, श्री कृष्ण कौन हो तुम। तो यह हम उनकी विशेषताएं बताते जा रहे हैं कि भाई आप जो है मानते हो कि श्री कृष्ण कौन है, तो श्री कृष्ण ये है। उसका थोड़ा हमने नीचे नीचे उनका करते जा रहे हैं कि बाके बिहारी ब्रज त्रिपुरारी, पार्थ सारथी भगवत गीता रचयिता, प्रेमानंद पुजारी वृंदानंद स्वामी, मीरा के गिरधर राधा के स्वामी, श्री कृष्ण कौन हो तुम, श्री कृष्ण कौन हो तुम। इस प्रकार से वो हमारे जो काव्य संग्रह था उसमें हमने अलग अलग उस पे कविताएं लिखी थी। एक हमारे राजनीति के हम लोग वैसे हम लोग राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन हमारे एक आदर्श थे जो कवि भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके ऊपर भी मैंने एक 4 लाइन लिखी थी, आपको 4 लाइन सुनाना चाहूंगा कि राजनीति के संत तुम, भारत रत्न अटल, देश प्रेम की सलाह तुमने बोले बोल, आहूत कर जीवन अपना, हो गए तुम अनमोल, हो गए तुम अनमोल। ऐसे मतलब अलग अलग विषयों पर हमने जो है इसमें कविताएं लिखी थी। बहुत जी सुंदर मैम। सर। और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार समाज सेवी आदरणीय त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जी है सर नमस्ते। आपका, मंच से आपको साधुवाद दे रहे हैं। तो ये नमस्ते तो सर। हुई काव्य की बात। इसके साथ साथ आपकी एक और पुस्तक है अनसुनी कहानियां। जी जी। तो हमारे थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालिए। अनसुनी कहानियां क्या थी? अनसुनी कहानियां हमारे दर्शकों के मन में थोड़ी अनसुनी सी कहानियां जो थी हमारे नीलम पब्लिकेशन मुंबई से प्रकाशित हुई थी 2024 में। उसमें अलग अलग विषयों पर कहानियां, साझा संकलन है वो। जैसे उसमें एक हमने कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे उसमें, जो हमारे कैलाश मानसरोवर जी है जिसकी यात्रा हमें चीन से करनी होती है, तो उसमें वो कहानी बताई गई कि भाई भारत में भी वो यात्रा हम लोग कर सकते हैं। अभी उसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है उसमें कहानी के माध्यम से कि भाई आप इधर से जा सकते हो, यह रास्ता है। और ये चीजें जो है अभी बहुत सारे मतलब मालूम नहीं हुआ है लोगों को। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषयों पर उसमें वो कहानियां जो दी है। तो अलग अलग विषयों की अलग अलग कहानियां है उसमें, अनसुनी कहानियां जो बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं होगी अभी तक। बहुत सारी जगहों पे वो चीज चर्चा नहीं हुई होगी, वो कहानियों का उसमें संग्रह है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ नया है, अच्छा है पाठकों के लिए, जी कुछ मैम, नई कुछ चीज। नयापन है, नयापन है। जी। ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे प्रेरित होकर आपने कोई खास कहानी या रचना का सृजन किया? जी मैम, हमारे एक मित्र है मनोज भोतपुरकर जी, जो इंजीनियर से पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने मुझे बनारस के ऊपर एक बुक लिखने के लिए प्रेरित किया है और हम पिछले 2 साल से उस पर काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारी प्रकाशित हो रही है बनारस पुस्तक। उसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वाकई बनारस क्या है। हम लोगों ने केवल बनारस को एक वो मान लिया है कि भाई बनारस जाइए आप, गंगा में डुबकी लगा के आ जाइए, आपके जो है पाप धुल जाएंगे।
और फिर आप बोलोगे हम बनारस काशी होके आए, तो वो चीजें उसमें नहीं है। उसमें बताया गया कि वाकई में काशी क्या है, और यदि बनारस में एक बार जो रम जाता है फिर वो उसका मन कहीं और नहीं लगता। और आप देखोगे बनारस को यदि हम अलग दृष्टिकोण से देखेंगे मैम, तो आदमी का अंतर्मन ही अलग हो जाएगा वहां जाने के बाद। कहते हैं ना कि जो बनारस में एक बार रम जाता है फिर वो कहीं और नहीं रमता। तो वो चीजें मुझे सबसे ज्यादा उन प्रभावित की है। और हमारे जो जोधपुर का साहब है, उन्होंने कई बार बनारस, हम लोग भी जाते हैं, मैं भी साल में 2 बार बनारस जाता हूँ, और वो पिछले 10-12 सालों से वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने उस पर एक शोध के रूप में हमने काम किया है, और बहुत जल्दी वो पुस्तक हमारे इसमें आएगी आपके। तो हमने जो एक अलग तरीके से उसमें काम किया है, और मुझे बहुत उसमें आनंद हुआ है बनारस के काम करने में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि बनारस जब हम क्या बनारस एक मोक्ष की जगह, या फिर ये कहिए गंगा घाट, धार्मिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं। बनारस का जब नाम आता है तो पौराणिक चीजें या धार्मिकता हमारे मन पर छाती है। लेकिन आपको सुनकर लग रहा है कि आपने धर्म से हटकर भी कुछ और बनारस में ढूंढा है, जो हमें आपकी पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही अलग विषय है, बिल्कुल मैम। बहुत ही अच्छा विषय है। हम आपको इसमें अ, केवल आप एक शब्द हम बताना चाहेंगे हाँ, कि जैसा बताया जाता है कि काशी जो है भगवान शिव की त्रिशूल पे विराजित है, ऐसा पुराणों में बताया जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है। और वो जो काशी है उसके जो भगवान शिव के जो त्रिशूल होता है उसके 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों पे जो वहाँ के मुख्य मंदिर है, वो मंदिर वहाँ पे स्थापित किए हुए हैं, और उनका शास्त्रीय रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्व है, जो हमने अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया गया है उसमें। अरे वाह! और मेरी काफी भी लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं और केवल काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम लोग बताना चाहिए कि वहाँ पे भी बनारस में बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद पाठक जो पढ़ेंगे वो ज़रूर बनारस जाएँगे, और आपकी पुस्तक का लेखन सार्थक होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ अभी तक मैंने आपसे सुना, आपने राम पे लिखा, आपने कृष्ण पे लिखा, आपने बनारस पे लिखा। उससे थोड़ा हट के एक और पुस्तक है आपकी, अ, महाराज शिवाजी राव के ऊपर, शिवाजी के ऊपर। ये इस पुस्तक के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम लोग केवल महाराष्ट्र ही नहीं, अपितु पूरे भारत के हम लोग उनको एक राष्ट्र पुरुष, हम लोग उनको एक देवत्व के रूप में मानते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान के समकक्ष हम उनको दर्जा देते हैं, भगवान के समकक्ष मानते हैं। तो स्वराज्य की जो स्थापना हमारे देश में हुई है, उसका स्वराज्य का सबसे पहले यदि श्रेय जाता है तो हमारे महाराज श्री को जाता है। और हमने इसीलिए उस पुस्तक का नाम भी रखा है स्वराज के सूर्य। मतलब वो स्वराज की स्थापना के जो थे वो सूर्य माने जाते हैं, वो उनका मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। उनके हमने जीवन के अलग अलग पहलू पे ये पुस्तक का हमने संपादन किया है, जिसमें उनकी अलग अलग जो उन्होंने कार्य किए थे उस समय पूरे देश में भी और महाराष्ट्र में भी, मुगलों के खिलाफ जो उन्होंने कार्य किए थे, हिंदुत्व के लिए जो काम किए थे, सनातन धर्म के लिए बचाने के लिए जो कार्य किए थे, उस संबंध में हमने पूरा उनको डिटेल में उसमें बताया गया है। और बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो भी प्रकाशन में है, अगले महीने लगभग हो जाएगी वो भी कंप्लीट। जी मैम। हेलो। हेलो। खिड़की खोल रहे, आवाज नहीं। खिड़की। हेलो। उधर से जाना, उधर से।
उधर से आने इधर। जी सर, आप सुन रहे हैं? जी मैम, जी मैम, सुना जा रहा। हाँ, हाँ। तो आप बता रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में? जी मैम। जी। तो अगले अगले माह में हमारी प्रकाशित हो रही है स्वराज के सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें उनसे संबंधित कुछ काव्य संग्रह भी है और कुछ आलेख भी है। जी, बहुत बढ़िया सर। और इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी अन्य पुस्तकें भी हैं। लोक कथाओं की जी मैम। पुस्तक भी मैंने देखी आपकी। तो काव्य और फिर संपादित पुस्तकें, फिर धर्म के ऊपर ये जो आपकी लोक कथाओं की पुस्तक है, इसमें इसके बारे में भी सर कुछ बताइए। लोक कथाओं में मैम हमने जो हमारे आसपास के क्षेत्र जी। और बताया गया कि भी ये स्थान जो था प्राचीन समय में बहुत भव्य था, दिव्य था, और इतिहास के कुछ पन्नों में वो थोड़ा दब सा गया था। तो ऐसे हम लोग लोक कथा है उसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों से हमने उसमें प्रकाशित की है। कुछ कोई एक लोक कथा आप बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में एक खरगोन क्षेत्र है, जिला होता है, आता है। जी। जी। जी सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हेलो। जी सर, हाँ। हेलो। जी मैम। जी सर। तो ऐसे लोक प्रसिद्ध संत है रहे, जिन्होंने कई परिवारों को जो है वो खुशियां प्रदान की है। ऐसी छोटी छोटी लोक कथाएं हमने उसमें प्रकाशित की है। हुँ। तो आपका ज़्यादातर जो रहा वो धार्मिक ता पर रहा, संस्कृति पर रहा लेखन, और हमारी परंपराओं को लेकर आपने बहुत काम किया। इसके साथ-साथ आप पर्यावरण संरक्षक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
और राजभाषा के लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों में कैसे तालमेल बिठा पाते हैं सर? पर्यावरण संरक्षक के रूप में मैं 1999 से जुड़ा था मैं पर्यावरण से। जब हमारे जी। यहाँ पे गायत्री परिवार का एक छोटा सा संगठन था, उनके साथ मिलके हमने वृक्षारोपण के लिए कार्य किया था। वो हम लोगों ने फिर धीरे-धीरे बढ़ते हुए हम लोगों ने अलग-अलग संगठनों के साथ काम करना शुरू किया। हमारा खुद का भी संगठन है छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन, जिनके माध्यम से हमने हजारों पौधों का रोपण हमारे आसपास के क्षेत्रों में किया है। हमने लगभग 4 से 5 बड़े गार्डनों का निर्माण किया है, जहाँ पर लोग जाते हैं, बैठते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। हम लोगों ने अधिकतर जो है नीम के पौधों का बहुत ज़्यादा रोपण किया है। हमारे आसपास के अरे क्षेत्रों में लगभग 10,000 से ज़्यादा। मैम सुन पा बहुत रहे हो? बढ़िया। हाँ, 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 जी। बिल्कुल सुन पा रही तो हूँ। इस प्रकार से हम लोग जो है गायत्री परिवार के साथ मिलके वृक्ष गंगा अभियान के तहत और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलके हम लोग वृक्षारोपण के लिए कार्य कर रहे हैं और उसके लिए हमें काफी सम्मान भी मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रीय स्तर पे भी बाबा साहब अम्बेडकर का युवा सम्मान हमें प्रदान किया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम पर्यावरण के लिए भी हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं और साथ ही संस्कृति प्रचारक के रूप में हम लोग हमारे जो आसपास का क्षेत्र है उसमें छोटे छोटे ग्रामों में जाके हम लोग संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, यज्ञ के माध्यम से और संस्कारों के माध्यम से उन लोगों को हम लोग जोड़े रहते हुए। अरे वाह! ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप संस्कृति के माध्यम से भी और पर्यावरण के लिए भी आप इतना काम कर रहे हैं। और नीम का वृक्ष तो हमारे लिए आयुर्वेदिक औषधि की तरह है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अ, आप राजभाषा समिति के सदस्य भी हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के मंत्रालय। सदस्य हैं। जी जी। ये कैसे काम करता है ये मंत्रालय? पिछले 10-12 वर्षों से हम लोग जो अलग अलग राज्यों में हिंदी के क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे थे, संगोष्ठियों के माध्यम से और आपसी तालमेल के माध्यम से अलग अलग राज्यों में जाके राजभवनों में संगोष्ठियों में भाग लेना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना और जो अहिंदी क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र है, दक्षिण भारत है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे क्षेत्रों में जाके हिंदी का अधिक प्रचार प्रसार करना और अधिक से अधिक महाविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को हिंदी के ज़्यादा प्रचार प्रसार के माध्यम से जोड़ना ताकि वो अपनी भाषा को अधिक रूप से और जान सके। तो इस कार्य के लिए हम लोगों ने विश्व हिंदी परिषद के माध्यम से भी हम लोगों ने काम किया। तो आदरणीय विपिन जी के माध्यम से पिछले गत वर्ष हमें हिंदी सलाहकार समिति में भारत सरकार द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया। हिंदी सलाहकार समिति जो है वो अलग अलग विभागों की अलग अलग समितियां होती है और केंद्रीय हिंदी समिति जो है वो अलग अलग समितियों का निर्माण करती है, जैसे अल्पसंख्यक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सभी विभागों की अलग अलग मंत्रालय की अलग अलग समितियां होती है जो हिंदी केंद्रीय समिति को निर्देशों अनुदेशों का कार्यान्वयन और अल्पसंख्यक मंत्रालय के कामकाज के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में सलाह देने के रूप में कार्य करती है। जैसे हम लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रगामी प्रयोग में हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग अधिक से अधिक बढ़े, उस रूप में हम लोग उनको सलाह का कार्य करेंगे। वाह! भारत सरकार सहयोग आपको दे इसमें रही है। जी ये जी, इसमें बहुत बड़ी लगभग बात। 30 लोगों का एक समिति है, पूरी 30 लोग है उसमें, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री जो है उसके अध्यक्ष होते हैं और माननीय राज्य मंत्री जो है उनके उपाध्यक्ष होते हैं और लगभग उसमें सारे आईएएस लोग जो होते हैं उसमें सचिव, संयुक्त सचिव, पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं और हम जैसे लोग जो हिंदी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें एक सदस्य के रूप में हम लोगों को मनोनीत किया जाता है, जिसका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष का होता है। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कार्य कार्य क चल रहा है आपका और बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनकर।
कि सभी लोग हिंदी के लिए इतना काम कर रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपसे क्षमा चाहूँगी सर। आप एक बार लीव करके दोबारा स्टूडियो में आइए, क्योंकि आप स्टूडियो जी में जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे। हाँ, जी मैम जी। जी। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि तकनीकी चीज़ें हैं, इंटरनेट और आजकल जो वर्तमान में स्थितियाँ बनी हुई हैं, युद्ध की स्थितियाँ, तो कभी-कभी नेट कनेक्शन की भी बाधा हो जाती है लाइव प्रोग्राम्स में। तो आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि बीच-बीच में थोड़ा-सा व्यवधान आ रहा है, कहीं आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और कहीं चित्र दिखाई नहीं दे रहे वक्ता की, जो वक्ता बोल रहे हैं। अ, हमारे साथ दोबारा से सर जुड़ गए हैं और हम अभी दोबारा से सर को सुनेंगे। जी सर, शायद आप यूट्यूब से जुड़ गए हैं सर। हाँ, अच्छा, हाँ, आपको फ़ेसबुक से वापस ही जुड़ना है। फ़ेसबुक से जी जी। जुड़िए सर। जी। ओके मैम, ओके मैम। हुँ, हुँ। ये नई तकनीकी है, हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज सर ने हमारे लिए एक समय निकाला है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि सर का साक्षात्कार लिया जाए, लेकिन उनको समय नहीं था, बहुत व्यस्त थे, और आज का समय उन्होंने दिया, तो मुझे लगा ये सार्थक है। और उनकी बहुत सारी पुस्तकें जो अब तक आ चुकी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि शिवाजी महाराज पर उनका काम रहा, तो मुझे लगता है इस तरीके की जो पुस्तकें होती हैं, जो पुस्तकें होती हैं, उन्हें ज़रूर हमारे बच्चों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इतिहास को सँभाल कर रखना अ, हमारा ही हेलो। काम है। हाँ, जी हेलो सर। जी सर, मैं सुन रही मैम। हूँ आपको। इसमें जोड़ा था, फेसबुक से जोड़ा। हाँ, जी मैम। फ़ेसबुक लाइव। जी, फ़ेसबुक लाइव आइए, जो लिंक दिया था उसी से जो, हाँ सर, बिल्कुल, अब मैं आपको देख रही हूँ सर। आप शायद 2 डिवाइस से जुड़ गए सर। जी मैम, वो बता दिया मैंने। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ, चलिए कोई बात नहीं जी सर। मैम। आप जैसे कि हमारी बात हो रही थी, आप राजभाषा कार्यान्वयन समिति के विषय में बता रहे थे। कृपया एक बार दोबारा बताइए, ये कैसे काम करती है? क्या है? जी। राजभाषा हिंदी सलाहकार समिति अल्पसंख्यक मंत्रालय में मुझे सदस्य मनोनीत किया गया है भारत सरकार के द्वारा, विश्व हिंदी परिषद के सदस्य के रूप में। केंद्रीय हिंदी समिति जो है अलग अलग मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों का निर्माण चयन करती है, और उसमें जो है अलग अलग सदस्यों का। जी, आप इसको म्यूट कर देंगे तो सही रहेगा। जी। डबल से जुड़ गया। हेलो। जी मैम। जी सर। जी, आप बता रहे केंद्रीय थे। हिंदी समिति जो है वो अलग अलग मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें लगभग 30 सदस्यों को सदस्य बनाया जाता है। उसमें जो है माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, माननीय राज्य मंत्री जो होते हैं उसके उपाध्यक्ष होते हैं, और जो IAS अधिकारी होते हैं हमारे, वो सारे उसमें पदेन सचिव, संयुक्त सचिव, इन पदों पे उन लोगों की नियुक्ति की जाए।
और हिंदी क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्र से शिक्षाविदों को उसमें सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है। उसमें क्या आवाज उल्टा। अरे वाह! ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में तो सरकार वो भी अपना इतना योगदान दे रही है। और आजकल क्योंकि हिंदी को यूएन की भाषा बनाने के लिए भी प्रयासरत है, सभी भरकर प्रयास कर रहे हैं कि यूएन की भाषा भी हिंदी बन जाए। तो आप जैसे लोग जो हैं, जो हिंदी में साहित्य सृजन भी कर रहे हैं, हिंदी को पढ़ा भी रहे हैं, हिंदी को बढ़ा भी रहे हैं और राजभाषा समिति में भी हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपके कर्मठता को देखते हुए लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा उज्जवल है। क्या आप हमारे दर्शकों को आपकी पुस्तक से कोई एक कहानी या लघु कथा सुनाना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल मैम। जैसे मैं आपने कहा कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, तो मैं बिल्कुल मैम इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी आज केवल राज्य और राष्ट्र की भाषा नहीं रही, केवल भारत की भाषा नहीं रही। हिंदी जो एक वैश्विक स्तर पे अपना एक अलग मुकाम बना चुकी है। और इसीलिए आप देखोगे मैम कि पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन केवल एक ही भाषा का जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भाषा का जो है विश्व दिवस मनाया जाता होगा, लेकिन हमारी हिंदी के लिए ये गौरव का क्षण है, गौरव का पल है, गौरव के लिए बात है हम लोगों के लिए कि हिंदी को जो है वैश्विक रूप से इतना पसंद किया जा रहा है। और हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने भी उस बात को स्वीकार किया है, और अब संयुक्त राष्ट्र भी जो है हिंदी की भाषा अपना रही है। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ते जा रहा है। हम लोगों ने पिछले साल एक ताशकंद के कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया था उज्बेकिस्तान में। वहां पे हमने देखा कि हिंदी का बहुत ज्यादा उन लोगों को महत्व बताते थे। एक लाल बहादुर शास्त्री सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है वहाँ, उससे जुड़े हुए पूरे वो लोग। ऐसा है, ऐसा नहीं केवल भारतीय लोग ही जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी मानते हैं कि हिंदी जो है हम लोगों को बहुत पसंद है। हम हिंदी का हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग भी करते हैं। हिंदी फिल्मों को देखना बहुत पसंद करते हैं वो लोग। तो ऐसे अलग अलग देशों में हम लोग देखेंगे मैम, हिंदी का प्रभाव तो बड़ा ही है। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के माध्यम से मेरा प्रथम साक्षात्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं हिंदी संगठन को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैम कि आपने इतना बड़ा मुझे मंच दिया, और छोटे से एक व्यक्तित्व को जो है आपने इतना बड़ा मंच दिया, तो हम बहुत आभारी आपके इसके लिए मैम। तो ये हिंदी का ही प्रभाव है कि हम आपके साथ जुड़ पाए। जी बिल्कुल सही बात की आपने। और आपने जैसे बताया उज्बेकिस्तान में आप लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पर गए आप संस्थान में, और आपने देखा कि किस तरह से स्थानीय लोग, तो ऐसा ही एक अवसर मुझे मिला था जनवरी में। भारत सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से पहला यूरोपीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ, और वहाँ पर करीब 22 देशों के लोग थे, जिसमें हम 5 भारतीय मूल के थे। उसके अलावा जितने लोग थे 17 लोग, वो सभी विदेशी मूल के लोग थे जो हिंदी पढ़ा रहे थे। और हम सब अलग अलग देशों से आए थे, लेकिन हमारे संवाद का जो माध्यम था वो हिंदी था। तो इतना अच्छा लग रहा था कि हिंदी भाषा को जब विदेशों में इतनी महत्ता मिल रही है, वहाँ के विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में हिंदी है, और विदेशी मूल के लोग आकर भारत में पीएचडी कर हिंदी भाषा सीख कर जाते हैं। भारत में ये क्यों पीछे रह रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी जो भाषा है वो, उसका जो संवाद का माध्यम है वो हिंदी था। तो ये बहुत अच्छा लगा था। जी सर, स्वागत है। जी मैम, हमारी एक कहानी संग्रह में मैम हमने एक परवरिश के ऊपर एक कहानी लिखी थी। उसमें हमने बताया था कि भगवान राम के एक हमने उसमें उदाहरण दिया था कि भगवान राम की परवरिश जो थी, उनके परवरिश का परिवार का उसमें कितना उसका महत्व होता है। और उसमें हमने उन्हीं का एक उदाहरण दिया था कि भाई
उनके सामने जब रावण थे, वो तो महान विद्वान, प्रकांड विद्वान जिनको माना जाता था, लेकिन उनकी परवरिश में और इनकी परवरिश में कहीं न कहीं कमी होने से भगवान राम को आज भी पूजा जाता है। और जो रावण थे, जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, लेकिन परवरिश के अपने संस्कारों की वजह से आज वो लोग उनको पूजा नहीं जाता है। तो हमने एक ये परवरिश की कहानी के माध्यम से हमने पाठकों को एक चीज बताई थी उसमें। बहुत बहुत सुंदर। क्या आप सर उस कहानी का छोटा सा अंश हमारे के लिए बताना उसमें चाहेंगे? टाइटल था मैम परवरिश, उसका टाइटल ही था कहानी का, मेरी भी एक जिसमें कहानी हम का विषय जी जी जो शीर्षक है परवरिश है। जी जी सर, जरूर सुनना चाहूंगी। उसमें था मैम कि परवरिश एक ऐसा व्यवहार है जिसको माता पिता अपने बच्चों पर अपनाते हैं। माता पिता और गुरु हमारे जन्मदाता और मार्गदर्शक होते हैं। यदि उनके द्वारा हमें सही संस्कार और परवरिश मिलती है तो हम इस जग में संस्कार और परवरिश के बल पर कामयाब हो जाते हैं और जनमानस में अपनी अमिट छवि बना देते हैं। भगवान श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र, दधीची तरिश के पुत्र महर्षि कुर्म कश्यप के वंश से सूर्यवंश में पैदा हुए थे। भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। उनकी उत्कृष्ट परवरिश ने ही भगवान राम, श्री राम, राजा राम को भगवान राम बना दिया था। उनके माता पिता की परवरिश के ही वह दिव्य गुण विद्यमान थे जो श्री राम ने सदैव उनकी आज्ञा और गुरु आज्ञा को सिरोधार्य किया था। श्री राम ने पिता की आज्ञा को कभी अस्वीकार नहीं किया। एक दिन पूर्व राजा बनने वाले राम दूसरे दिन अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास में चले गए थे। ये उनकी श्री राम के परिवार के संस्कार और परवरिश के ही गुण थे जो उन्हें महान बनाते हैं। परवरिश और संस्कारों को हम देखते हैं तो रावण, जो महाज्ञानी और महर्षि पुलस्त्य का वंशज होने के बाद भी उनके परिवार की परवरिश, संस्कार, भाइयों का तिरस्कार, पत्नी की विरह वेदना ने महाज्ञानी रावण को अधर्मी रावण बना दिया, जिस कारण जनमानस आज भी प्रति दशहरे पर उनका दहन करते हैं। तो ये हमने एक परवरिश के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमने ये चीजें पाठकों को बताई थी। बहुत बढ़िया सर। और रामायण तो हम अपने आप में ही एक पूरा समाज है। मतलब हम विशेष रूप से गिरमिटिया लोग ऐसा आचरण गिरमिटिया अपने जी बच्चों को हम अपने बच्चों को रामायण से ही सिखाते हैं कि देखो, राम के जैसा आचरण करना, भरत के जैसे भाई बनना, लक्ष्मण के जैसे छोटे भाई का कर्तव्य निभाना, तो इस तरीके का आचरण हम देते हैं। तो रामायण पूरी अपने आप में एक बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम सभी को कुछ ना कुछ सीख मिलती है। बहुत सुंदर आपने परवरिश कहानी इस लिखी और समाज को एक बहुत अच्छा और सार्थक संदेश दिया जिसकी आज कमी हो रही है। एकल परिवार हो रहे हैं, अब बड़े परिवार लोग नहीं रहते हैं, तो कुछ कुछ परिस्थितियों के चलते कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। तो उन मतभेदों को मिटाने के लिए और एक सार्थक समाज बनाने के लिए रामायण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा आपने विषय चुना। अब हम कार्यक्रम के अंत में हैं। एक सवाल और हमारे दर्शकों का आपसे है कि पहाड़ों की अनुगूंज आपकी पुस्तक जो है ये क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। पहाड़ों की अनुगुंज जो है मैम, मैं चूंकि एक ट्राइबल सोसाइटी के बीच में निवास करता हूँ और मेरा जो जिला है मैम, पूरा ट्राइबल सोसाइटी अधिकता है वहाँ पर। और मेरा मानना है कि जनजाति समुदाय जो है बहुत ही सौम्य, शांत, मिलनसार प्रकृति के, और सबसे बड़ी बात कि प्रकृति के संरक्षक है वो लोग। यदि आज हम देखें, प्रकृति को बचा के यदि किसी ने रखा है तो वो हमारे जनजाति भाइयों ने बचा के रखा हुआ है। और इसका आप देखिएगा उदाहरण के मालवा निमाड़ जो क्षेत्र है, आप आज भी बहुत हरा भरा लगेगा आपको। मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, जहां जहां पे हमारे जनजाति भाई लोग हैं, उन क्षेत्रों को उन्होंने बिल्कुल ऐसा हरा भरा करके रखा हुआ है कि वो वाकई में प्रकृति के संरक्षक और प्रकृति के माने जाते हैं वो। तो मेरे मन में आया कि चले हम हमारे भाइयों के लिए भी एक छोटी सी काव्य संग्रह का वो किया जाए।
तो हमने एक छोटी सी लगभग 100 कविताओं का एक संग्रह, मेरा स्वतंत्र संग्रह है वो, जिसमें हमने जनजाति समुदाय के ऊपर काव्य संग्रह किया है, जो प्रकृति के बीच में रहते हैं और उनके अपने अलग अलग सबके पर्व त्योहार, अपने अलग परंपराएं, प्रकृति से साथ जोड़ के रहना, प्रकृति को पूजना, उनके अपने अलग सब संस्कार है जो हमसे बहुत सारे मिलते जुलते हैं। तो एक वो मेरी बुक आ रही है मैम, मैं छोटी सी एक आपको उसकी 4 लाइन सुनाना चाहूंगा कि दूर शहर की चकाचौंध से एक गांव जो है पर्वत के उस पार, क्योंकि वो अधिकतर जंगलों में रहते हैं और जंगलों के रक्षक है वो। दूर शहर की चकाचौंध से एक गांव जो है पर्वत के उस पार, जहां पर बैठे हैं दो प्रेमी, धरा के आंचल में चौओर सुनसान प्रकृति, मस्त विचरते पशु पक्षी, एक प्रिय दूजे से कहता मैं तुम्हारे मन के गीत में रम रहा हूं, पर्वत के पीछे में तुम्हारा गीत मेरी रीछ की जगह, धरा अंबर भी झुक रहे हैं प्रीत प्रेमी के प्रेम मिलाप में, पर्वत जमीन भी हल्की सी पीछे खिसक रही है। ये एक छोटा सा मैंने उसमें लिखा था कि जो दो प्रेमी बैठे रहते हैं और वो आपस में वार्तालाप करते हैं, तो प्रकृति उन्हें किस प्रकार से वो संरक्षण देती है और किस प्रकार से उनका संरक्षण करती है। तो ये मैंने थोड़ा छोटा सा लिखा था। एक वहां के एक स्त्री के बारे में मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा एक छोटी सी लाइन सुनाना चाहूंगा मैं आपको कि वह देहात की स्त्री, देहात मतलब ग्रामीण की स्त्री, वह देहात की स्त्री चांद सी चमकती आसमान का वह सितारा, जिसका बहाव नदियों सा नयन देख सुख पाता, खेत जंगलों से वह ढलती निशा लौटती, मतलब जब शाम होती है तब वो जंगलों से लौटती है अपने घर, खेत जंगलों से वह ढलती निशा लौटती, मृगनयनी की तरह दिखाई पड़ती है वह रक्त पर स्वर्ण परीसी, मृगनयनी सी दिखाई देती है वह रक्त स्वर्ण परीसी, साथ उसके तारों के समान झुंड आसमान के मोतियों सा चमकता। उनके साथ में बहुत सारे पशु पक्षी, आपके जो उनके जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको भी साथ में वो लोग लेके आते हैं शाम के समय। तो खेत जंगलों से वह ढलती निशा लौटती, मृगनयनी की तरह दिखाई पड़ती है वह रक्त स्वर्ण परीसी, साथ उसके तारों के समान झुंड आसमान के मोतियों सा चमकता, वह सुंदर सी हमारे गांव देहात की स्त्री, वह सुंदर सी हमारे गांव देहात की स्त्री, गांव में उसका होना जैसे आसमान में चंद्रमा का निकलना चमकना, जैसे आसमान में चंद्रमा का निकलना चमकना। सुंदर, बहुत सुंदर उपमाएं तो आपने दी। इस प्रकार से में हमने एक जनजाति के ऊपर छोटी छोटी हमने वो कविताएं लिखी है। उन लोगों को जो है पूरा जंगल में जो रहते हैं हमारे भाई लोग, उनको प्रकृति का भी, वर्षा का भी और मौसम का भी उनको पूर्वानुमान रहता है। एक 4 लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगा मैं कि घने जंगल में मनु पक्षियों का संवाद, मनु मतलब मनुष्य और पक्षियों का संवाद, घने जंगलों में मनु पक्षियों का संवाद, नदी की धारा की वजह कायम है अनंत तक, मतलब मनु का भी और पक्षियों का भी संवाद आज भी है, नदियों की धारा आज भी कायम है। घने जंगलों में मनु पक्षियों का संवाद, नदी की धारा की वजह कायम है अनंत तक, आसमान को देखकर वन से लौट आते हैं लोग, मतलब आसमान को देख के वो वन से लौट आते हैं, बारिश का अंदाजा था उन्हें, पहाड़ से उतर आते हैं बारिश आने के पहले, पहाड़ से उतर आते हैं बारिश आने के पहले। तो ये हमारे जो भाई लोग हैं वो, उनको अंदाजा है कि भाई बारिश होने वाली है, अब हमें अपने घर की ओर लौटना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी कविताएं हमने उनमें लिखी है मैम, और एक छोटा सा प्रयास है। वैसे हम अपने आप को बड़े कवि नहीं मानते, एक छोटे से कवि है जो अपनी मन की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। हमें कोई हम लोग बताना चाहेंगे कि हमें कोई कविता का कोई व्याकरण का, भाषा का हमें कोई ज्ञान नहीं है कि हम लोग छंद अलंकार दोहा सोरठा चौपाई, ये हम लोग बिल्कुल उस चीज में नहीं है अभी तक, लेकिन जो भी हम लिखते हैं हमारे मन की भावनाएं होती है, वही हम लोगों के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जी मैम। बिल्कुल, कविता की यही विशेषता है कि यदि जो आपके मन में भाव आ रहे हैं, अगर वही लयबद्ध होकर
पेपर कागज़ पर आ जाते हैं तो वही कविता बन जाती है। और जैसा कि आपने बताया आप आदिवासी जहाँ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ आप रहते हैं और थोड़े से पारंपरिक लोग जहाँ रहते हैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे भी एक बार अवसर मिला जब मैं भारत में थी और इंदौर गई थी किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ पर भदोरिया जनजाति के लोग आए हुए थे। बिल्कुल। कोविड के जी, जी। समय हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य पेश किया था वहाँ कार्यक्रम में और फिर उन्होंने बताया भी था जो उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक जो क्या कहें कि जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो उन्होंने बताया कि इसका क्या महत्व है, क्यों पहनते हैं। तो इतना अच्छा लगा था कि मुझे पहली बार वो जानने को उसके बारे में मिला कि भदोरिया जनजाति के लोगों का उत्सव और मैं ये सोच रही थी उस उत्सव के बारे में जी, सोचकर और सुनकर कि उनकी जो मानसिकता है वो हमारे जो शहरों में बसे लोग हैं उनसे कई गुना आगे है। बहुत आगे में, सही कहा हाँ, आपने। कि देखिए शहरों में लोग कहते हैं कि नहीं तुम अपना वर अपने आप नहीं चुनोगी और वहाँ पे सुनो, महिलाओं को स्वतंत्रता है कि आप अपना स्वतंत्रता है। वर अपने आप चुनिए, जो आपके लायक है उसी को चुनिए। तो सही ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर कि उनकी बहुत अच्छा। मानसिकता जो है वो बहुत आगे है। जबकि हम कह देते हैं कि ये आदिवासी हैं, तो वो सच में आदिवासी हैं। उन्होंने उस सोच को आदिवासी। जो हमारी वैज्ञानिक सोच थी सभ्यता की उसको पकड़ के रखा है। तो ये मुझे सच में अच्छा लगा कि वही बिल्कुल प्योर लोग हैं और एकदम शुद्ध हैं, जिन्होंने अभी तक उन हमारी समाज की परंपराओं को जो बढ़ाई गई थी प्रकृति को। वैज्ञानिक सोच के साथ, उसको पकड़ के रखा और प्रकृति को पकड़ के रखा। तो ये बहुत सही। अच्छा लगा मुझे और आज आपने बताया भी अपनी कविता के माध्यम से मैं तो बहुत पिछले 35 वर्षों से मैम मैं उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैंने बालिका शिक्षा के लिए बहुत काम किया है मैम। मेरा अरे वाह! उद्देश्य था कि जनजाति समुदाय की बालिकाएं आगे पढ़े, बड़े-बड़े उसमें जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि हमारे मेरे जो मैंने उस समय पढ़ाया था, आज वो बच्चियाँ कोई हमारे गाँव के सरपंच है, कोई जिले की जनपद प्रतिनिधि है, तो कोई बड़े डॉक्टर बन गए एमबीबीएस। तो छोटे सा ग्राम, बिल्कुल हमारा छोटा सा ग्राम है, जहाँ की लगभग आबादी आपकी 2000 ढाई होना चाहिए, ज्यादा नहीं होगी। तो उस समय मुझे बहुत संघर्ष भी करना पड़ा क्योंकि बच्चे आती नहीं थी पढ़ने और हमने काफी संघर्ष में उन बच्चियों को आगे किया है, जिसके लिए मुझे 2 राज्यपालों द्वारा सम्मानित भी किया गया बालिका शिक्षा के लिए। तो मेरा मानना है कि मैम प्रतिभा को जो है हम लोगों ने उभारना चाहिए। प्रतिभा जो है छोटे-छोटे गाँव में भी होती है, ऐसा नहीं कि केवल शहरों में ही प्रतिभा है, छोटे गाँव में भी प्रतिभाएँ होती है। यदि हम उनको सही रूप से उनका प्रशिक्षण करें, सही रूप से उनका मार्गदर्शन करें, तो वो बड़े इसमें जा सकती है। आज हमें देखिए हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप देखिए उनको, अब देश के प्रथम नागरिक बने हुए आज वो। तो हमारा ऐसा कहना है मैम कि हम इन क्षेत्रों में भी काम करें, इन लोगों के लिए भी काम करें, क्योंकि शहरों में तो हर कोई काम बिल्कुल करना पसंद करता है। जी, सही कहा बिल्कुल सही कहा सर आपने और शिक्षा का महत्व ही यही है कि जब हम खुद शिक्षित हैं तो दूसरे को भी शिक्षित करें और आगे ले जाएं, तभी सार्थक है शिक्षित होना भी। तो मुझे लगता है हमारी आज की चर्चा बहुत सार्थक रही और मैं जी आपका मैम। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी व्यस्त समय में से आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमारे जी, दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वे हमारे साथ बने रहे। कुछ व्यवधान था लेकिन फिर भी बने रहे और अपनी सार्थक टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक के जी। साथ और सुनेंगे उनकी कहानी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। जय हिंदी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आज की हमारी बहुत चर्चा रही और जी बहुत मैम, अच्छा सा धन्यवाद। रहा कार्यक्रम। धन्यवाद। जी मैम, आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ मैम।